नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। खबरों की शुरुआत करते हैं। जयपुर में 540 किलो चांदी चोरी के मामले की जांच अब एसओजी करेगी। डीजीपी एमएल लाठर इसको लेकर आदेश दिए हैं। इस मामले में अब तक 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो जयपुर में चांदी चोरी का जो मामला है, अब उसकी जांच एसओजी करने वाली है, क्योंकि पुलिस की जांच पर सवाल उठ रहे थे और जब ये सवाल उठे तो उसके बाद में डीजीपी एमएल लाठर ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। दरअसल जयपुर के वैशाली नगर में सुरंग बनाकर चांदी की चोरी की गई थी और उसके बाद में पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, लेकिन जो मुख्य आरोपी था वो और उसका भांजा अब भी फरार चल रहा था। तो ऐसे में लगातार जयपुर कमिश्नरेट पुलिस की जांच पर सवाल उठे, तो उसके बाद अब पुलिस महानिदेशक एमएल लाठर ने इसको लेकर फैसला किया है कि यह जांच अब एसओजी करेगी। वैशाली नगर में एक डॉक्टर के घर पर सुरंग बनाकर 540 किलो चांदी चुराने के मामले की जांच अब एसओजी करेगी। पुलिस मुख्यालय ने इस जांच को जयपुर पुलिस से लेकर अब एसओजी को जांच का जिम्मा सौंप दिया है। इस मामले में जयपुर पुलिस की जांच पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने ये निर्णय लेते हुए एसओजी को ये जांच सौंप दी है। दरअसल इस मामले में अब तक चांदी जो चोरी हुई है उसकी बरामदगी नहीं हुई। उसके बाद एक तरह से सवाल जो है वो जयपुर पुलिस पर लगातार खड़े हो रहे थे। हालांकि इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था, लेकिन अभी तक जो मुख्य आरोपी है शेखर और उसका भांजा, उन दोनों की गिरफ्तारी जो है वो नहीं हुई है। और खास बात, अभी तक चोरी किया हुआ माल जो है वो बरामद नहीं हुआ। ये जो पूरा मामला है शुरुआत से ही हाई प्रोफाइल था। जिस प्रकार की बात शुरुआत में सामने आई कि एक मकान से, डॉक्टर का जो मकान था उसके घर के पीछे जो प्लॉट था उसके वहां से 26 फीट लंबी जो है वो सुरंग बनाई गई और उसके बाद बेसमेंट में जो चांदी छुपा रखी थी या चांदी उसने रख रखी थी डॉक्टर ने, वो चांदी जो है वो चोरी हो गई। तो इस मामले में पुलिस लगातार जांच कर रही थी, लेकिन जांच में जिस प्रकार के बिंदु सामने आ रहे थे कि चांदी जो है वो जो मुख्य आरोपी है शेखर, उसके जो कर्मचारी हैं उन्होंने किसी ज्वेलर को दिए हैं, लेकिन उन ज्वेलर से जो है वो अभी तक चांदी जो है वो बरामद नहीं हुई। यही कारण था कि अब लगातार इस जांच पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे और मुख्य आरोपी की करीब 13 दिन बाद भी जो है वो गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो लगातार इस मामले में सवाल जो है वो जयपुर पुलिस पर खड़े हो रहे थे। ये बात जो है वो सामने आई थी कि जो शेखर जो मुख्य आरोपी है उसके जो कर्मचारी हैं, जो उन्होंने जो चांदी चोरी हुई थी वो किसी ज्वेलर्स को दी है। तो पुलिस ने अभी तक उन ज्वेलर्स से जो है वो बताया ऐसा जा रहा है कि पूछताछ जरूर की है, लेकिन अभी तक जो चोरी हुई चांदी है वो बरामद नहीं की है। तो इस मामले में जयपुर पुलिस की जांच पर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय ने इस पूरी जांच को जो है वो एसओजी को सौंप दिया है। अब देखना होगा कि एसओजी इस मामले का पूरी तरह से खुलासा कब करती है और जो शेष आरोपी रहे हैं शेखर जो मुख्य आरोपी है और उसका भांजा, उन दोनों की गिरफ्तारी कब हो पाती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। अब आपको प्रदेश में हैवानियत की हद की 2 तस्वीर दिखाते हैं। दोनों तस्वीर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कैसेटॉक में एक मां और बेटी को कुछ महिलाएं ही बेरहमी से पिटाई कर रही है। वहीं चूरू में एक डायरेक्टर की दरिंदगी देखने को मिली, जहां एक छात्र की पिटाई उसने कर दी। तो हैवानियत की 2 अलग अलग तस्वीरें हैं, जो एक तो जहां पर मां बेटी को पीटा गया है महिलाओं की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ चूरू की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जहां पर एक डायरेक्टर ने एक छात्र की पिटाई कर दी है। जयपुर में प्रश्नकाल से सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। राजस्थान विधानसभा की सदन में कुल 53 सवाल रखे जाएंगे। ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि मुद्दों पर आज बहस विधानसभा के सत्र में होनी है। तो विधानसभा की जो कार्रवाई है उसमें सदन की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। प्रश्नकाल शुरू हो चुका है। आज सदन में कुल 53 सवाल जो है वो रखे जाने हैं,
जिसमें ऊर्जा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अन्य जो मुद्दे हैं उन पर बहस आज सदन के अंदर होनी। आज इस बात के लिए है कि हर व्यक्ति को अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने का, आस्था को मानने का, धर्म को मानने का अधिकार है, लेकिन अपने आप को दूसरे की आस्थाओं के ऊपर कुठाराघात करे, दूसरे की भावनाओं को आहत करने का काम करे और दूसरे को सिर्फ इस आधार के ऊपर मानसिक प्रताड़ना देने का काम करे, तो मेरे ख्याल से जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उन्होंने जिस तरीके से कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे के ऊपर राजनीति करने का काम करती है, मूर्ति पूजा का समर्थन करने का काम करती है, मेरे ख्याल से इस तरीके के वक्तव्य वो अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास की बात कहे, सरकार की नीतियों की बात कहे या हमारे लोकतांत्रिक तरीके से जो उनको अधिकार है उसका उपयोग करें, वहां तक तो उचित है, लेकिन इस तरीके से भावनाओं के साथ खिलवाड़ करें ये उचित नहीं है। देखिए, हर इस देश के हर नागरिक को फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का मूल अधिकार मिला हुआ है। हर एमएलए अपनी बात कहता है, हर व्यक्ति को अपना धर्म मानने का अधिकार है। मैं हिंदू हूं, मुझे इस बात का गर्व है। मैं मेरा सनातन धर्म मानता हूं, लेकिन सनातन धर्म, हम भगवान राम के वंशज हैं और आप इस बात को जानते हैं कि गोपीनाथ जी की हम पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की, तो ये मेरा अधिकार है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सबका यहाँ पर सम्मान है। सब अपनी अपनी भावना के अनुसार अपनी बात को रखते हैं, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। यदि किसी एमएलए ने अपने मन की बात कही है, जो जैसा वो सोचता है, जैसा वो समझता है, वैसा उसको एक्ट करने का अधिकार है। हर धर्म का अपना सम्मान है, लेकिन ये देश धार्मिक एकता, वसुदेव कुटुंबकम की भावना सबको साथ लेकर चलना सिखाता है। मैं इतना कह सकता हूँ, सबको अपनी बात कहने का हक है। पहले देश का विभाजन किया, अब उसके नेता समाज का विभाजन कर रहे हैं। आदिवासी, वनवासी हमारे ही भाई हैं, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने भी भारतीय बौद्ध धर्म अपनाया था और जितने वनवासी हैं वे हमारे हिंदू धर्म के ही भाग हैं। उनके सारे रहन सहन, जीवन शैली, आराध्य देव सभी हिंदू धर्म से ही मिले जुले हैं और इस प्रकार का सोच करना, मैं समझता हूँ कहीं न कहीं ये विघटनकारी शक्तियों की साजिश है। ऐसे सोच की मैं निंदा करता हूँ और हमने आरएसएस ने तो इस वनवासी क्षेत्र के अंदर वनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से लाखों प्रोजेक्ट चला रखे हैं, जिनके आधार पे इनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठे और इन सबकी हम सेवा करते रहें और ये समाज के एक अंग है। समाज को जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ये मैं समझता हूँ विदेशी शक्तियों के एक षड्यंत्र के तहत इस प्रकार का सोच जो बन रहा है वह तुरंत इस पर रोक होनी चाहिए और वनवासी समझदार हैं, इनके चक्कर में नहीं आएंगे। ये कुछ नेता भले कितनी कोशिश कर लें, लेकिन वे हमारे भाई हैं, हमारे समाज के अंग हैं, इस राष्ट्र के अंग हैं। हम सब मिलकर के एक भाई की तरह, एक परिवार की तरह रह रहे हैं। अब सीधे चलते हैं राजस्थान विधानसभा, जहां हमारे सहयोगी बाबूलाल दयाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। बाबूलाल, क्या अपडेट है आज पूरी विधानसभा को लेकर? विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है प्रश्नकाल के साथ, आज किन मुद्दों पर चर्चा यहां पर होनी? दीपक, विधानसभा के भीतर तो प्रश्नकाल चल रहा है, लेकिन बाहर जो है एक तरह से विवाद सा खड़ा हो गया है। कल गणेश घोगरा, जो कि यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, विधायक हैं, उन्होंने बयान दिया था कल जब टीएडी की मांगों पर चर्चा चल रही थी। उस वक्त उन्होंने कहा कि वो आदिवासी हैं, वो प्रकृति पूजक हैं, वो हिंदू नहीं है। उसके बाद बवाल खड़ा हो गया और बीजेपी ने इस पर कोई राजनीति करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। इस वक्त मेरे साथ में वासुदेव देवनानी हैं, उनसे बात करते हैं। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने आकर के यहाँ पर बयान दिए और कहा कि उनको माफी मांगनी चाहिए, उन्होंने बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान किया है। वासुदेव देवनानी, आपको अपमान कहाँ दिखाई दिया इसमें? धर्म जो है निजी मसला है, कोई भी आदमी किसी भी तरह से पूजा अर्चना करे, बीजेपी के पेट में दर्द क्यों होता है? पूजा अर्चना करना व्यक्तिगत विषय है, संप्रदाय कोई भी हो, लेकिन भारत एक देश है, भारतीय संस्कृति महान है और उसमें हिंदू, सब इस देश के रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं। हिंदू की कोई व्यक्तिगत पूजा पद्धति नहीं होती। इसलिए युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने जिस प्रकार से विधानसभा फोरम का दुरुपयोग करके एक शर्मनाक, घिनौनी और निंदाजनक जो बात कही है, वह समाज में विभाजनकारी है। और इसके पहले भी कांग्रेस ने देश के विभाजन से लेकर के हमेशा समाज के विभाजन ही करती आई है ताकि देश टूटे और चाइना और पाकिस्तान
कि जिस प्रकार का षड्यंत्र चल रहा है देश को तोड़ने का, और राहुल गांधी भी जिस तरह से उनके हाथों में खेल रहे हैं, मैं समझता हूँ शायद उन्हीं की। प्रताप सिंह खाचरियावास ने डिफेंड किया है गणेश घोगरा को। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज मुख्य धारा का हिस्सा रहा है और वो कुछ भी पूजा अर्चना करे, वो जंगलों में रहने वाला समुदाय है, प्रकृति को पूजता है, पहाड़ की पूजा करता है। इसमें बीजेपी को दर्द क्यों होता है? बीजेपी परेशान क्यों होती है? क्या आपका वोट कट रहा है? हिंदू भी आज तक पर्यावरण और इसमें प्रकृति के पूजक रहा है। हम तो इस तरह से हमेशा पूजा करते हैं, पेड़ की पूजा करते हैं, तुलसी के पौधे की पूजा करते हैं, सारे करते हैं। और यहाँ पे इनके जितने भी वहाँ पे डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र का विकास भी किया है और इनको हमेशा जोड़ा है। और इनके लिए जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है, इवन मान सिंह अपना वो जो धाम है उसका भी सारा विकास किया है। हम तो आदिवासी को अपने परिवार का अंग मानते हैं, लेकिन इनसे पेट में उनको दर्द हो रहा है। तो ये बताइए, जब आप परिवार का हिस्सा मानते हैं तो फिर वो ये कहते हैं कि हम तो प्रकृति पूजक हैं, तो आप उनको जबरन हिंदू क्यों बनाना चाहते हैं? वो उनका निजी मसला छोड़ दीजिए। हमने प्रकृति पूजा पे आपत्ति नहीं की है। जब उन्होंने कहा कि हम हिंदू नहीं है, इसका मतलब आप क्या हो? और यहाँ तक डॉक्टर अंबेडकर ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ये भारत के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसका मतलब क्या वो कहाँ जाना चाह रहे हैं? और इससे उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। हमने प्रकृति का, पर्यावरण का हमेशा पूजा की है और भारत में जितनी पूजा पर्यावरण की और प्रकृति की हुई है उतना किसी सनातन संस्कृति में नहीं हुई है, भारतीय संस्कृति में ही हुई है। इसलिए मैं समझता हूँ हर घर के अंदर तुलसी का पौधा भी लगाते हैं, हर घर में पीपल की भी पूजा होती है, ये वनवासी भी करते हैं। और वेणेश्वर धाम, आपको लगता है वोट नहीं मिलेंगे, आप ये उनका ऐतराज नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे? तो पिछले कई वर्षों से इनको वोट नहीं मिल रहे हैं और इसलिए वहां पे उन्होंने बीटीपी खड़ी करके इस प्रकार का प्रश्न खड़े किए हैं। तो ये उसका एक भाग है कि वनवासी क्षेत्र में अपनी जमीन वो खोते जा रहे हैं, वो जमीन की प्राप्ति करने के लिए इस प्रकार का नाटक उन्होंने किया है। शुक्रिया वासुदेव देवनानी। तो ये थे वासुदेव देवनानी। दीपक जो अपनी बात कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता ने, विधायक ने जो बयान दिया है वो किसी भी तरह से गले नहीं उतरता। उन्होंने बहुसंख्यक समाज का अपमान किया है, लेकिन ये जो पूरी की पूरी राजनीति है वो वोटों को लेकर के है, क्योंकि कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अपनी बात, अपने मन की बात कह रहे हैं, क्योंकि धर्म और आस्था ये ऐसे मसले हैं जो आदमी के निजी तौर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन बीजेपी वहां पर काम करती है, आरएसएस वहां पर काम करती है, वनवासी कल्याण परिषद वहां काम करती है। जी चलिए बाबूलाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक चल रही है। बैठक को पीएम ने संबोधित किया है। 1 साल बाद संसदीय दल की बैठक हुई है। 5 राज्यों के चुनाव को लेकर इस बैठक के अंदर मंथन हो रहा है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के अंदर बीजेपी संसदीय दल की बैठक करीब 1 साल बाद हो रही है। बैठक को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है। तालियां गड़गड़ाता है, वह तालियां के साथ अनुमोदन किया है, सभी अनुमोदन किया एक ही साथ। 12 मार्च से प्रोग्राम शुरू होगा, जो 75 ईयर्स वाला है, 12 मार्च से जी। 75 डेज तक चलेगा ये? 75 वीक्स 75 वीक्स, 75 लोकेशन जी। सर नहीं, शुरू 75 वीक्स में हर समय होगा तो 75 लोकेशन ही होगी। अच्छा, हर मतलब 75 लोकेशंस में साइमल्टेनियस 75 वीक्स तक चलेगा। 75 वीक्स तक चलेगा। कहाँ से शुरू, कहाँ से हो रहा है सर? दांडी यात्रा से। सर प्रधानमंत्री जी ने कुछ किसान आंदोलन या कृषि कानूनों को लेकर के कुछ कहा है, कोई निर्देश? ऐसा कुछ नहीं कहा। थैंक यू सर। और अब हम चलते हैं दिल्ली, जहां पर विनीत हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस पूरे मसले को लेकर। विनीत, क्या कुछ खास रहा है बीजेपी की संसदीय दल की बैठक के अंदर जो करीब 1 साल बाद आयोजित हुई है? जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब से थोड़ी देर पहले ही बीजेपी संसदीय दल की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। सामान्यतः प्रत्येक सप्ताह जो है जब संसद में का सत्र चलता है उस वक्त यह बैठक होती है, संसदीय दल की बैठक होती है, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सभी सांसद जो हैं वो मौजूद रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अब से थोड़ी देर पहले जो हमें सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी सांसदों को संबोधित किया और कहा है कि जो आज़ादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं उसकी जो वर्षगांठ जो है वो
मनाई जाएगी उसको लेकर के तैयारी करने का जो निर्देश है वो सभी सांसदों को दिया है। साथ ही साथ जो कोरोना वैक्सीन की जो मुहिम चल रही है, कोरोना के खिलाफ जो सरकार की मुहिम चल रही है उसे में तेज लाने की अपील जो है वो की है। साथ ही साथ सभी सांसदों को निर्देश दिया है कि जब ज़रूरत पड़े और जब उनके पास समय हो, जब संसद का सत्र न चल रहा हो या फिर शनिवार और रविवार को जब वो अपने संसदीय क्षेत्र में है, तो उस वक्त जो कोरोना वैक्सीनेशन की जो मुहिम चल रही है उसमें वो तेजी लाएं, उसमें वो पूरे तरह से निगरानी रखे कि आखिरकार जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वह पूरी तरह से ठीक तरह से हो। इसके साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जो 60 साल के से अधिक उम्र के लोग हैं या फिर ऐसे व्यक्ति जिनकी उम्र 45 साल से अधिक हो गई हो और उन्हें में कोई गंभीर बीमारी हो, उन्हें वैक्सीनेशन की ज़रूरत है और उन्हें वैक्सीनेशन दिलवाया जा सके ताकि जो कोरोना के खिलाफ जो सरकार की मुहिम है उसे बेहतर तरीके से लड़ा जा सके। तो पूरी तरह से जिम्मेदारी जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को दिया है और कहा है कि जो संसद में सांसदों की यह जिम्मेदारी होती है कि अपने जो लोग हैं, अपने जो संसदीय क्षेत्र के लोग हैं उन्हें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया मिले। और इसके साथ ही साथ जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह से जो आज़ादी की लड़ाई, अब आज़ादी मिले हुए 75 साल में पूरे होने वाले हैं, देश 75वां वर्षगांठ मनाने वाला है आज़ादी की, उसको लेकर के पूरी तैयारी की जाए, उसका निर्देश जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सभी सांसदों को दिया है। जी विनीत, 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा इसके अंदर, कोई बैठक के अंदर रही हो? जी निश्चित तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि हालांकि अभी तक में कोई ऐसे 5 राज्यों के चुनाव को लेकर के तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन हम कहीं ना कहीं यह देख सकते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों को निर्देश दिए, चाहे वो आज़ादी के जश्न को 75 साल पूरे होने के जश्न को मनाने के निर्देश दिए हों या फिर वैक्सीनेशन में की जो बात कही हो, यही सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो आज प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों को कही और साफ तौर पर निर्देश दिया कि जो सरकार के कार्यक्रम है, सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाया जा सके ताकि इसका अधिक से अधिक लाभ जो है वो जनता को चले विनीत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी विनीत हमारे साथ दिल्ली से बने हुए थे, जो बता रहे थे कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बैठक में अपने तमाम सांसदों को संबोधित किया है। अब बात नौसेना को मिले साइलेंट किलर की। साइलेंट किलर के नाम से मशहूर आईएनएस करंज पनडुब्बी आज नौसेना के जंगी बेड़े में शामिल हो गई। ये पनडुब्बी बिना किसी आवाज के दुश्मन को उसके इलाके में घुसकर तबाह कर देती है। नौसेना की मुंबई स्थित पश्चिमी कमान के मुख्यालय में सैन्य परंपरा के तहत करंज को जंगी बेड़े में शामिल किया गया। फ्रांस की मदद से आईएनएस करंज को मझगांव डॉकयार्ड ने तैयार किया है। ब्रेक बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जोधपुर शहर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स आज आंदोलन पर चले गए हैं। ये डॉक्टर्स मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर 2 दिन का कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने 2 दिन में इनकी मांगे नहीं मानी तो 12 मार्च से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर दिया जाएगा। आज 2 घंटे का कार्य बहिष्कार था और ये मजबूरन करना पड़ा। पिछले 6 महीने से हमारी मांगे थी कि पीने का पानी दिया जाए, लिफ्ट की व्यवस्था की जाए, लेकिन वो देने की बजाय तो अभी नहाने का पानी भी नहीं आ रहा। सुबह टॉयलेट जाने के लिए भी पानी नहीं है। जहाँ आप पीछे देख सकते हो हॉस्पिटल में फुहारे चल रहे हैं और हॉस्टल में ये कंडीशन हो रही है कि या तो टैंकरों से पानी आ रहा है या प्रशासन टैंकर गिरवा रहा है, तो मिनिमम 5-6 टैंकर गिरवा रहा है। 5-6 मंजिला हॉस्टल है, उसके लिए 5-6 टैंकर आते हैं, वो भी कभी आते हैं कभी नहीं आते, कभी मेरे फ़ोन करने से या वो गिरवाता नहीं तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर आप अपने बच्चे के मोबाइल प्रेम या वीडियो गेम से परेशान हैं, अगर आपको अपने बच्चे के कार्टून नेटवर्क से चिपके रहने की शिकायत है, तो झुंझुनू से आई ये रिपोर्ट आपके लिए ही है। बच्चों को परंपरा से परिचित कराने का प्रयास, संस्कृति से साक्षात्कार कराने की कोशिश। आओ गढ़ें संस्कारवान पीढ़ी।
स्कूल वार्षिकोत्सव में बच्चों के परफॉर्मेंस का आपने जमकर लुत्फ उठाया होगा, खूब तालियां बजाई होंगी। लेकिन ये किसी स्कूल का एनुअल फंक्शन नहीं है, ये बच्चों के क्लास का हिस्सा है। यकीन नहीं हो रहा ना? झुंझुनू के चिड़ावा में घरेलू महिलाओं का एक संगठन श्री श्याम सखी दरबार बच्चों के लिए एक अनूठी क्लास, अनोखा अभियान चला रहा है। पता नहीं उसे कौन सा खुमार चढ़ता है, श्याम का दीदार जो एक बार करता है, रात सुहानी मस्त चांदनी, जिसमें बच्चों को देवी देवताओं और भक्तों के बारे में बताया जाता है। उन्हें तरह तरह के टास्क देकर अध्यात्म से जोड़ा जाता है ताकि उनमें पॉजिटिविटी आए और वे संस्कारवान बने। नीति और धर्म के मार्ग पर चलकर अपना और देश का विकास कर सकें। तो हम लोग स्टोरी टेलिंग में किसी भी भक्त का चरित्र सुनाते हैं, मीराबाई हो, रैदास भक्त हो या नरसिंह भगत हो, इनके चरित्र हम उनको सुनाते हैं और कृष्ण पेज की राइटिंग करवाते हैं जो कि बच्चे बहुत सुंदर लिख के लाते हैं। आमतौर पर धर्म कर्म को बुजुर्गों का विषय समझा जाता है। अभिभावक अपने बच्चों को डांस और कंप्यूटर क्लास में भेजने में ही अपनी भलाई समझते हैं, इस बात से बेफिक्र कि धर्म और अध्यात्म की कमी का उनके जीवन पर कितना विपरीत असर पड़ेगा। कहना गलत नहीं होगा कि कई अभिभावकों की वजह से ही बच्चे धर्म और नीति को मुश्किल विषय मानते हैं, लेकिन यही धर्म और नीति जब कहानी और कविता के जरिए समझाई जाती है तो बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। संतों और भगवान के जीवन चरित्र से जुड़े सवालों का सही जवाब देकर पुरस्कार प्राप्त करते हैं। छोटा जो बालक होता है वो सरल होता है, उसका भाव इतना सरल होता है कि उसको हम जैसा हम उसको ढालना चाहते हैं, जैसे कच्ची मिट्टी को हम इजीली उसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, वैसे ही बच्चे भी बहुत सरल हृदय होते हैं, उनको हम किसी भी तरीके से ढाल सकते हैं। भौतिकतावादी युग में करियर को दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए संस्कृति और संस्कार से भी मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। जरूरत इन दोनों के बीच संतुलन साधने की है। इसी संतुलन से मनुष्य की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की रिपोर्ट। और अब रुक कर लेते हैं उत्तराखंड से आ रही बड़ी खबर का। उत्तराखंड के नए सीएम बनेंगे तीरथ सिंह रावत। विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं तीरथ सिंह। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के अब जो नए मुख्यमंत्री हैं वो तीरथ सिंह रावत बनने जा रहे हैं। उनको विधायक दल का जो नेता है वो चुन लिया गया है। दरअसल जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने जब इस्तीफा उनका स्वीकार हो गया तो उसके बाद में उत्तराखंड का नया सीएम कौन बनेगा इसको लेकर लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। और अब इसी बीच जो तीरथ सिंह रावत हैं वो नए मुख्यमंत्री होंगे उत्तराखंड के। विधायक दल का नेता उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है। हमारे साथ में अनूप जुड़ गए हैं दिल्ली से फोन लाइन पर, उनके पास चलते हैं। अनूप, क्या कुछ पूरा अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, आपको बता दूं कि सबसे बड़ी खबर है, जिस तरह से लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा उत्तराखंड का, तीरथ सिंह रावत को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और सर्वसम्मति से चुना है सभी विधायकों ने। यहाँ तक कि सारे जो बीजेपी के राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद थे, क्योंकि देखिए चुनौती उत्तराखंड बीजेपी के साथ बहुत बड़ी है, क्योंकि केवल 1 साल का समय बचा है विधानसभा चुनाव को लेकर के। ऐसे में एक सत्ता परिवर्तन और उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती तीरथ सिंह रावत के पास होगी कि किस तरीके से पार्टी को एकजुट रखा जाता है। क्योंकि देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत को केवल इसलिए पद छोड़ना पड़ा क्योंकि जिस तरीके से विधायक और मंत्री उनके खिलाफ आ गए थे, कहीं ना कहीं उनके कामकाज से संतुष्ट नहीं थे। तो ऐसे में पार्टी ने फैसला लिया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदलकर
कोई मुख्यमंत्री बनाए जाए और तीरथ सिंह रावत पर सहमति जता दी गई है। बड़ी जिम्मेवारी तीरथ सिंह रावत को मिली है। देखना होगा कि आगे किस तरीके से तीरथ सिंह रावत, जो पार्टी में एक मनमुटावल चल रहा है, एक टकराव की स्थिति है, उसको कैसे समेटते हैं, कैसे एकजुट पार्टी को करते हैं, संगठन को कितना मजबूत करते हैं। और चूंकि चुनाव है, ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी कह सकते हैं। जी अनूप, एक सवाल और आपसे कि कब तक एक तरीके से कार्यभार ग्रहण कर लेंगे, कब तक शपथ ले लेंगे मुख्यमंत्री पद की, कोई जानकारी सामने आई हो? संभावना है कि आज या कल में ही शपथ ग्रहण की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी, क्योंकि पार्टी किसी भी तरीके से देर नहीं करेगी और तीरथ सिंह रावत को जिम्मेवारी भी बहुत बड़ी है। ऐसे में तुरंत शपथ ग्रहण करा करके उनको अपना पूरा मंत्रिमंडल बनाना होगा। और क्योंकि पहले से कुछ जगह खाली थे, तो चूंकि मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, तो हो सकता है संभावना कि कई विभागों में भी बदलाव। चलिए अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी अनूप प्रदेश के माननीय सभी हमारे महामंत्री संगठन है, सभी हमारे पदाधिकारी कर देना यार, फील्ड रूम में फोन कर देना। काम करो, सरकार मंत्री तो सब है ही, अभी तो सारे तो जाएगी नहीं काम सभाओं मंत्री सदस्यगण, हमारे काम सभा कर दे, फील्ड रूम में कर देना, सभी विधायकगण और पत्रकार मित्रों, मैं जो भारतीय जनता पार्टी हमारी जैसी परंपरा है, पार्टी के विधायक हो सकते हैं, पदाधिकारी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम सब कार्यकर्ता हैं और पार्टी के हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। आज यहाँ पर ये विधानमंडल दल की बैठक हो रही है और पार्टी ने जैसा निर्णय किया है कि हमको एक अपने नए नेता का चुनाव करना है, तो उसके लिए मेरे को जिम्मेदारी दी गई है कि मैं नए अपने नेता का प्रस्ताव रखूं। और मुझे बहुत खुशी है कि पार्टी जिनको अपना विधानमंडल दल नेता चुनने का निर्णय लिया है, तो हमारे बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। सौभाग्य से बाल्यकाल से जब वो पढ़ते थे तो मुझे मंत्री बनाने का भी मौका मिला और मेरे साथ वो विचारक भी रहे, संगठन मंत्री भी रहे। सब लोग सोच रहे कि कौन ऐसा हो सकता है, एक पुनः एक कार्यकर्ता को मौका दिया है। मैं नाम ले रहा हूँ अपने गढ़वाल लोकसभा के सांसद तीरथ सिंह भाई कैमरा नीचे हेलो, अरे भाई नीचे करो यार कैमरा है भाई, कैमरा ऊपर आगे वाले कैमरा नीचे करो भाई, कैमरा नीचे करो यार। भाई को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष से निवेदन कर। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।